हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने बताया था कि आप फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग तक के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी है। जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखेगा, बहुत मदद मिलेगी आपको। इस वीडियो में मैं उन एस्पिरेंट्स की बात करूंगा जो मार्जिन से रह गए हैं, या जिनका स्कोर 290 था, 300 था, 310 के आसपास था, और मतलब किसी कारण वर्ष वो रह गए हैं और अपनी वो तैयारी को क्विट करने के चक्कर में हैं, या वो ये कंफ्यूजन में है कि भाई 1.5 महीना करीब बीत चुका है, हम कैसे रीस्टार्ट करें। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, या वो एसएससी के पैटर्न से या एसएससी के प्रोसेस से बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, वीडियो शूट करते हुए मैं खुद कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे कलीग जानने वाले जिन्हें मैं डिजर्विंग कैंडिडेट मानता हूँ, उनका भी नहीं हुआ। और उनकी जर्नी देख के ना मुझे जेन्युइनली फील होता है कि भाई एसएससी ने मजाक बना दिया है एग्जाम का। इसलिए आज की डेट में हर कोई बोल रहा है कि एसएससी एग्जाम्स आर लक बेस्ड। क्या ऐसा सच में है? देखिए, आज की अगर डेट की बात करी जाए, सच्ची में एसएससी के एग्जाम जो हैं वो लक बेस्ड हो चुके हैं। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सीजीएल 2024 और सीएचएसएल 2024 के दोनों के मेंस के पेपर उठा के देखिए कि पेपर के क्वेश्चन का लेवल ऐसा कर दिया है कि एक एवरेज और एक अच्छी तैयारी वाले में कोई आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा लक बेस्ड हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा। और एक चीज पे और बहुत ज्यादा मेरा एम्फेसिस रहेगा, जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या करें एसएससी एग्जाम 2025, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे कोई और एग्जाम हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अभी आप लोग कहीं ना कहीं टूटे हुए होंगे, बुरा लग रहा होगा, मेरी पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है। और मैं फिर भी आप लोगों को यही समझाना चाहूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ डिटेल में चीजें अपने हिसाब से सोची हैं कि भाई क्या कमी रह गई, कैसे रीस्टार्ट करना है, क्या और पॉइंट का ध्यान रख सकते हैं अगर लक फैक्टर है भी तो। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैंने बहुत एनालाइज करके काफ़ी दिन सोच के बनाया है। शायद आपको इस वीडियो को देख के रीस्टार्ट करने की एक एनर्जी आ जाए। शायद आपको इस वीडियो को देख के ये समझ आ जाए कि शायद मैं इस पॉइंट को मिस कर रहा था। शायद आपने 100% तैयारी करी हो, फिर भी आप में और आपका मन नहीं कर रहा हो आप पढ़ने का, क्योंकि एसएससी लक बेस्ड हो चुका है। फिर भी आप इस वीडियो को देख के शायद आपको लगे कि नहीं, मुझे देना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैंने बारीकी से डिस्कस करी है। आप लोग उसे जरूर एंड तक ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज की बात करेंगे कि वो ऐसे क्या मेन रीजन है जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रह गया। चाहे वो आपकी गलती थी, चाहे वो एग्जाम की गलती थी, वो सारी चीजें ऐसी क्या थी और उनका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला, इस साइड अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने वो सारे रीजंस लिखे और इस साइड मैंने उनके पॉसिबल सोल्यूशन लिखे। जो मुझे मेन 3 लगते हैं वो मैंने लिखे। हो सकता है कि एक दो और हो किसी की डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो मेजर मैंने यहाँ पे लिख दिया जिन चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तो पहले की अगर बात करें तो मैंने लिखा है एसएससी एग्जाम्स सेंटर्स। अगर आप बात देखें एसएससी एग्जाम सेंटर्स की, तो एकदम कचरा है। ये देखिए, कचरे का डिब्बा बना दिया हमने, कचरा ही है बिल्कुल। एसएससी के एग्जाम्स के सेंटर इतने खराब हैं इस बार अगर देखें तो। पुअर मैनेजमेंट, सिस्टम्स के इशू, इंटरनेट के इशू, लेट का पेपर का स्टार्ट होना, सीसी कॉपी लेट मिलना, रफ शीट जो है वो लेट मिलना, इन सब हजार ऐसी वजहों की वजह से एसएससी एग्जाम सेंटर इतने पुअर हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट जो एक शांति में जिसे पेपर देना होता है, उसका पहला सेक्शन ही खराब हो गया, उस पहले सेक्शन की वजह से सेकंड सेक्शन खराब हो गया, या इसका ऑल ओवर पेपर खराब हो गया। ये चीज बहुत लोगों के साथ सालों साल चली आ रही है। दिक्कत है, एसएससी कुछ सुधार करता है तो कहीं टाइपिंग की इशू कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके साथ पक्का सेंटर का इशू हुआ है। मेरी भी बहुत करीब करीब नोन है जिनके साथ सेंटर, ऐसे गंदे गंदे सेंटर दे रखे हैं जो सेंटर के लायक नहीं है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है क्या। मैंने जो सोल्यूशन इसका लिखा है कि हम इस चीज को खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन मिनिमाइज दीज इफेक्ट्स। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि भाई हमें पता है कि एसएससी के एग्जाम सेंटर्स के अंदर जो मैनेजमेंट होगा वो पुअर होगा, वहां पे शोर होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा इन्वायरमेंट चूज करें घर में मॉक देते वक्त कि आसपास शोर हो, कोई आ रहा है जा रहा है, रूम को लॉक करके ना दे, तो उस इन्वायरमेंट की भी हैबिट डालें। आप एग्जाम को जल्दी सबमिट करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई अगर आप प्री का दे रहे हैं तो अगर वो 60 मिनट्स का है तो भाई आपने फिक्स कर ले कि 55 मिनट के अंदर मुझे सबमिट कर देना, 5 मिनट पहले ही करना है। तो आप धीरे धीरे विद टाइम आप देखेंगे। ये चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जो मैं करता था
क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ हूँ और आए दिन मैं देखता भी हूँ। तो 55 मिनट में अगर आप करेंगे तो आपको 5 मिनट का कहीं ना कहीं बोनस मिलेगा। कुछ लोग मैंने देखा है 50 मिनट में भी करते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 मिनट जब एक्स्ट्रा मिलेंगे तो जब डिस्टर्बेंस होगी एग्जाम में तो आपका टाइम सेव होगा। फिर अगर देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है कि आपको लोकेशन चेंज कर करके मॉक टेस्ट देनी चाहिए। कई लोग क्या होता है एक ही टेबल एक ही चेयर पे बैठ के फिक्स पेपर दे रहे होते हैं, बट आप समझिए कि जिस जगह आप पेपर देने जाते हैं वहां पे तो आपका जो सीट है वो आपको पता नहीं होती। इस वजह से आपको लोकेशन बदल बदल के, अगर घर में 2-3 जगह है तो आपको लोकेशन बदल बदल के अगर जगह है तो पेपर देना चाहिए। यदि आप पीजी में रहते हैं अपने रूम में रहते तब भी ट्राई करेंगे लोकेशन बदल बदल के दे, आपको कहीं ना कहीं स्लोली बेनिफिट जरूर होगा। फिर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए, अगर आपका जो स्क्रीन साइज है उसके अंदर आपको रेजोल्यूशंस बदल बदल के एग्जाम को देना चाहिए, क्योंकि आप एसएससी का जो रेजोल्यूशन देखेंगे तो स्क्रीन साइज थोड़ा बहुत वेरी करता है अलग अलग सेंटर्स पे। पहले तो बहुत ज़्यादा वेरी करता था, और लेकिन क्या है उनके रेजोल्यूशन अलग अलग होते हैं, कहीं पे 1300 इंटू समथिंग रेजोल्यूशन, कहीं 1900 होता है, तो ये स्क्रीन पे डिपेंड करता है। तो आपको कोशिश करना होता है कि आप लार्ज स्क्रीन साइज में दे और रेजोल्यूशन कम करके दे। मैं आपको ये कभी किसी वीडियो में समझा दूंगा कि किस रेजोल्यूशन पे देना चाहिए जो एक्सएससी के सिमिलर होता है। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज हम इस पे बात करते हैं कि भाई देखिए, आपका ऐसा, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनका कंटेंट थोड़ा कम रह गया हो, जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम रह गई हो मॉक की, भाई उन्होंने 20-30 ही मॉक दे पाए टाइम अकॉर्डिंग। कुछ लोग ऐसे हो जिनको रिवीजन कम रह गई हो, जिन्होंने रिवीजन कम करी हो। क्यों करा? क्योंकि टाइम कम मिला था, टॉपिक टॉपिक छोड़ दिया रिवीजन प्रैक्टिस और इन सब के अंदर। तो अब क्या है, अगर आप देखें और अगर वाइजली देखें, जो टाइम बीत गया सो बीत गया। अगर अभी आप रीस्टार्ट करें तो आपके पास इनफ टाइम है अभी इन चीजों को कवर करने के लिए। आपको रिवीजन कम से कम हर चीज की 3 बार करनी जरूरी है, तभी वो आपके दिमाग में सेट होगी, तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपने मॉक कम दिए तो ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, आपने प्रैक्टिस और एनालाइज कम किया तो ज्यादा से ज्यादा वो कीजिए। जो भी कंटेंट बचा है उस कंटेंट को खत्म कीजिए, जो आपका कुछ भी कंटेंट बाकी हो उसको अच्छे से खत्म कीजिए। तो ऐसे आप सेकंड पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर इसमें आप कुछ लैग कर रहे हैं। थर्ड जो पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जिससे शुरू ही किया था, लक फैक्टर। देखिए, लक फैक्टर एग्जाम में हो गया है क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत पुअर बन रहा है। एग्जाम में कोई मतलब एक देखिए कट ऑफ जानता ही, आज की डेट में आप देखिए सीएचएसएल की कट ऑफ देखें, अराउंड 322 के करीब गई थी, 90% के करीब है 360 में से। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर 90% कट ऑफ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप समझ रहे हैं, 70% ही मैक्सिमम लास्ट होनी चाहिए कट ऑफ की। भी एग्जाम ऐसा हो कि 70% से ऊपर वाला जा ना पा रहा हो आसानी से, लेकिन आजकल देखिए 90% 95% तक कंपटीशन एग्जाम में लोग स्कोर कर रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल कुछ नहीं रह गया है। तो एक लक फैक्टर की वजह से या पेपर का लेवल जो अच्छा नहीं है, आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहे कि कौन हार्डवर्क कर रहा है, या सेंटर की गलतियों की वजह से इन सब चीज़ों से पता ही नहीं चल पा रहा कौन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, कौन एवरेज स्टूडेंट है। क्योंकि डिपार्टमेंट में कोई भी काम करे क्या फर्क पड़ रहा है इसको, ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को इससे। तो ये बहुत खराब चीज़ है, लेकिन हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, हम उस पर सोचते हैं क्योंकि हम लक को तो बदल नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि बार बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपका लक साथ नहीं देगा। इस बार नहीं साथ दिया, पिछली बार नहीं दिया होगा, लेकिन आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपका लक साथ ना दे, और वो एग्जाम जो कि सबसे पहले ही सीजीएल है एक पेपर को छोड़ के। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि हर बार ऐसा नहीं है, लक साथ नहीं देता। अगर हार्डवर्क आपकी सीमा को क्रॉस कर दिया जाए ना, इतना हार्डवर्क कर ले, इतना हार्डवर्क कर ले, तो लक को भी बदलना पड़ेगा, लक को भी हार्डवर्क हरा सकता है। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है। मैं अपने एक फ्रेंड की बात बताता हूँ। मैंने देखा कि वो साल भर बिल्कुल एक लाइब्रेरी में फिक्स सुबह भाई 7 बजे से स्टडी करना, कम से कम 12-14 घंटे पढ़ना, 12 घंटे तो वो मिनिमम पढ़ता था थ्रू आउट द ईयर, 10 घंटे तो मिनिमम था वो किसी भी हाल में, इतना डिसिप्लिन रहना और सब करना, अच्छे से सब कुछ करना, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब एग्जाम हुआ, उसका एग्जाम में नहीं हुआ, वो टूट गया, उसको 2-3 महीने लगे उससे रिकवर करने में। लेकिन नेक्स्ट जब पेपर हुआ तो उसकी इच्छा नहीं थी देने की, बट उसे जबरदस्ती करके हमने फॉर्म भरवाया, हमने कहा दे दियो, थोड़ा सा पढ़ के दे दियो। उस वक्त उसने लाइब्रेरी छोड़ दी और अपने होम से, बस अपने घर से थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा रिवाइज करके, बहुत कम मॉक देके उसने क्या करा, एग्जाम को दिया। और आपको सच्ची बताऊं, बहुत अच्छी रैंक से वो सेलेक्ट भी होगी। तो क्या वो खाली लक था उस साल? नहीं, वो पीछे की मेहनत थी, वो सारी उस दिन जुड़ गई। यदि वो हार के रुक जाता उस दिन तो सोचो जो उसकी किस्मत में आगे लिखा था वो छूट रही थी।
तो इसलिए अगर आप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी एनर्जी है और आपको इस वीडियो को सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये छोटी छोटी कमियां हैं, मैं इसे अभी भी सुधार सकता हूँ, देयर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आपको उस पर काम करना चाहिए और सीजीएल का पेपर बहुत पास है, उसको देना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 2025, अब वही मैं बात कर रहा हूँ कि हार्डवर्क जो है वो ना लक को भी हरा सकता है अगर, बट हार्डवर्क को अच्छे से करने के लिए 3 पिलर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हार्डवर्क बोल लो, मेहनत बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसके 3 पिलर्स होते हैं जो कि आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी वो चीजें सही से होगी, अदरवाइज सही से नहीं जाएगी। इसके 3 पिलर है, डिसिप्लिन पहला, दूसरा है पंक्चुअलिटी एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। देखिए किसी भी काम को करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बिना डिसिप्लिन के कोई काम ठीक नहीं हो सकता। मैंने नीचे भी मेंशन कर रहा कि सबसे बड़ा लाइफ में मंत्र है, चाहे वो मेरी लाइफ में हो, चाहे वो किसी की भी लाइफ में हो, आप उठा के देख लीजिए ना, देख लीजिएगा, वो है डिसिप्लिन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि मैं आर्मी की बात करूं, मैं बोलूं आर्मी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? डिसिप्लिन। और आर्मी वाले लोगों की कितनी इज्जत होती है आप जानते हैं। तो डिसिप्लिन अपने आप में इतना बड़ा मंत्र है कि यदि कोई डिसिप्लिनली अपने रूटीन को फॉलो करता रहे तो आप देख लेना कि जो आपका प्रोसेस होगा ना, उसके अंदर जो आपको सीखने को मिलेगा या जो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी या जो आपका फोकस होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं था इस बार, तो डिसिप्लिन पे फोकस जरूर करना। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों का डिसिप्लिन अच्छा था, मेरे सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट जिन लोगों का नहीं है उनको वो सुधारना चाहिए। डिसिप्लिन आने से फोकस भी आता है, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है पंक्चुअलिटी। देखिए पंक्चुअल होना भी उतना ही बहुत जरूरी है हार्ड वर्किंग होने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो वो चीजों की जो अफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। कहने का ये मतलब है कि जैसे टाइम तो फ्री है भाई, टाइम मुफ्त का है, बट टाइम जो है ना वो प्राइसलेस है। आप सोच रहे हैं समय को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है। मान लीजिए आपने डिसिप्लिन के तौर पे ये डिसाइड कर लिया कि सुबह 4 बजे से पढ़ना है या 5 बजे से पढ़ना है, रोज 8 घंटा आज की डेट में पढ़ना है, लेकिन आप पंचुअल नहीं है। पंचुअल इन द सेंस कि भाई आपने एक मॉक ले लिया और आप पूरे दिन उस मॉक को लेके बैठे, आपने डिसाइड नहीं किया कि भाई पहले 4 घंटे में मेरे को मॉक करके खत्म करना है, फिर कुछ करना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर रहे, तो उसका भी कोई खास फायदा नहीं है। तो आपको डिसिप्लिन को भी बहुत अच्छे से करना है, पंचुअलिटी को भी बहुत अच्छे से रखना है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करने की क्षमता, कंसिस्टेंसी। यदि आप डिसिप्लिन और पंचुअल हैं लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तब भी कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए आपने कुछ डिसाइड किया और आपने 7-8 दिन फॉलो किया डिसिप्लिन से और पंचुअलिटी से, 7-8 दिन के बाद फिर आपने कुछ ब्रेक ले लिया, फिर आपने दोबारा किया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर दोबारा किया। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बहुत सारे ऐसे होंगे जो मार्जिन पे होंगे, जिनका अभी ये जो 1.5 महीना करीब करीब चला गया है वो इसी में चला गया कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो आपकी कंसिस्टेंसी तो ब्रेक हो गई ना। बट जो बंदा कंसिस्टेंट रहेगा वो पक्का अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है, भले ही देर लग जाती है, भले ही अप डाउन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक दिन में ये सोचें कि भाई कुछ हो जाएगा, कभी नहीं होता, लेकिन आप रोज रोज प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप मंजिल तक पहुंचेंगे। जैसे कि एक कहावत भी है, अगर आप समझे, वो टैप वाली की, भी पानी की बूंद बूंद एक पत्थर को काट देती है। एक बूंद जब पत्थर पे गिरती है तो किसी को नहीं लगता कि वो पत्थर को काट सकती है, बट वो लगातार जब होता रहता है तो वो पत्थर को भी काट देती है। तो बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्किंग के लिए 3 पिलर आपको मजबूत करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं। अगर ये 3 पिलर आप मजबूत करके सीजीएल 2025 के लिए पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटी है कि आपकी कामयाबी के आप बहुत करीब होंगे। एक चीज और मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 30,000। देखिए सबने जब स्कोर आया रैंक पितरा में डाला होगा, अपनी देख लिया होगा कि भाई करीब करीब कितने नंबर तक कितने के आसपास होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 290 या 300 के आसपास जिनका स्कोर होगा, जिन जिन लोगों का स्कोर होगा, वो सब 30,000 के अंदर तो आसपास आ ही रहे होंगे। 30,000 के थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं, लेकिन 30,000 में एक एवरेज बोल रहा हूँ। जिसका स्कोर और 300 से ज्यादा बढ़ रहा है वो 30,000 के और अंदर 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 आ रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि कितने लाखों लोगों में से जो फॉर्म फिल करते हैं, भले ही सीरियस कैंडिडेट 50% हो, 30% हो, फिर भी लाखों लोग तो होते ही हैं। आप 30,000 के अंदर तो आ ही गए ना, आप 30,000 के अंदर तो ऑलरेडी हैं। तो ये जो मेहनत आपने की है इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं भाई? अगर आप अभी रुक जाएंगे, आप छोड़ देंगे, तो ये जो मेहनत है
उसका क्या करेंगे आप, कहाँ यूज करेंगे? तो इसलिए अगर आपके पास अटेम्प्ट बाकी है, आप थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हैं, पक्का रीस्टार्ट आपको करना चाहिए। खुद के लिए ही सोचो ना यार, मैं 30,000 के अंदर तो बैठा ही हूँ ऑलरेडी, थोड़ी सी और मेहनत करनी है, इसके बस 1/4 में आना है किसी तरह इस बार, और आप कहीं ना कहीं जॉब ले जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीस्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे हैं। एक अच्छा सोचिए ना कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी और मैं 30,000 के अंदर आ गया, ये भी तो अपने आप में एक अचीवमेंट ही है ना। खाली जॉब लगना इस, आप सोचे तो देखिए, कोई भी फेल नहीं हुआ है, हर किसी को ये सोचने को मिला है कि आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी कि कहाँ कहाँ कमी है, उनको सुधारे और आगे बढ़े। और वही चीजें मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए जो 300 के आसपास नंबर हैं, अराउंड मार्क्स हैं, क्या उन्हें सीजीएल 2025 की तैयारी करनी चाहिए? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपके बदले मैं हूँ, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, मेरे साथ इतने सारे एस्पिरेंट जुड़ गए हैं जो बोल रहे हैं आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा जहाँ पे 150 से 170 का सफर कैसे तय होता है, क्योंकि उसके बाद ये नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। 300 से 330 का सफर कैसे तय होता है, ये सारी चीजें मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैं भी इस बार 2025 की एक प्रॉपरली प्लान करके तैयारी करूंगा, और आप चाहें तो हम मुझसे जुड़ सकते हैं और मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें समझाऊंगा। इवन मैंने कुछ चैनल पे वीडियोस भी डाल रखे हैं जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि 12 से 14 घंटे में कैसे पढ़ता था, कैसे प्लानिंग करता था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता था, कैसे टाइम मैनेजमेंट करता था, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे और लेकर आऊँगा। तो 2025 के लिए मैं यही बोलूँगा कि भाई जो जो मार्जिन पे हैं उनको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। और एक ध्यान बात रखना, बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ेंगे वो तो वैसी रेस से बाहर हो गए, वो कंपटीशन कम हो गया। और जो बस पकड़ के रख रहे हैं या जिन्होंने रख रखा है अभी जो कंटिन्यूटी में है, वो बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी जो 1.5 महीने निकले हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 10-12 दिन में आप रीस्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपकी कंटिन्यूटी है। तो फिर भी मैं आपको ये 6 पॉइंट कुछ आपको ये जो सामने लिखे समझाना चाहूंगा, जिससे आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं बिगिनर से तो बेटर स्टेज पे। जैसे पहला लिखा है मैंने, कॉन्टिन्यूटी। देखिए आपने सालों भर मेहनत करी, आप एक लेवल पे पहुंचे, एग्जाम वाले दिन जब हम जाते हैं तो हम, आप ध्यान देखेंगे, 4 सब्जेक्ट का ऐसा मिश्रण लेके जाते हैं, इतनी टफ तैयारी लेके जाते हैं, वो एक पीक फॉर्म तैयार करते हैं। चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे किसी भी गेम में हो, हम एक फॉर्म में ही तो आते हैं कि भाई सब चीजों के हम ऑलराउंडर बन गए। वो कॉन्टिन्यूटी थी आपके पास, अभी ब्रेक हुई है, लेकिन वहां तक पहुंचना कोई मजाक नहीं है। तो आप उस कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक प्लस पॉइंट में हैं। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है आपके साथ, डायरेक्ट एसएससी सीजीएल ही होने वाला है। अभी जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो डायरेक्ट कौन सा होगा, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा। ओनली एक ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं है सीजीएल के पहले। और अगर आप देखें तो जब भी आप सीजीएल जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं, तो इससे पहले के जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी आप जीके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सबकी पढ़ते हैं। तो आपने वो अभी तो 24 में सबकी तैयार कर रखी है, बस एक सिलेक्शन पोस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखें तो 3-4 महीने ही हैं एग्जाम के अंदर, 4 महीने भी अब ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो आप अगर देखें तो प्री के अंदर 3 से 4 महीने, उसके बाद 3 महीने के अंदर मेंस हो जाएगा। तो जो लोग अभी बिल्कुल मार्जिन से रह गए वो तो प्री की उनको तैयारी की नीड ही नहीं, आप अभी से ही रीस्टार्ट करके मेंस के ऊपर लग सकते हैं। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो करंट अफेयर की बात करें। देखिए करंट अफेयर हमेशा 1 साल पुराना आता है, तो आपने देखेंगे 2023 का भी करंट अफेयर पड़ा होगा, 2024 का भी करंट अफेयर पड़ा होगा। और अगर अभी 25 में एग्जाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं 24 के ही करंट आएंगे या पीछे के आएंगे, तो आपने तो वो पढ़ रखे हैं। प्री में ही ज्यादा आए थे, मेंस में तो अब करंट बहुत खास नहीं आए थे, तो वो आपको कहीं ना कहीं ये भी आप प्लस में रहेंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका थोड़ा सा ही सिलेबस हुआ है। फिफ्थ पॉइंट देखें तो फ्रेशर से आगे, तो इन सभी बातों से अगर आप देखें, जो भी फ्रेशर होगा, जो भी बिगनर होगा, उससे तो आप आगे ही है ना। आप देखेंगे उससे बहुत आगे, आगे नहीं बहुत आगे। अगर आप जर्नी एक फ्रेशर यहाँ से स्टार्ट करके करके यहाँ तक अभी पहुंच रहा होगा, तो आप ये जो फाइनल स्टेज है, इस फाइनल स्टेज के बिल्कुल यहाँ करीब है। बस आपको एक जंप लेनी है, बस एक छलांग मारने की जरूरत है, और उस छलांग मारने के लिए आपके पास टाइम देखिए कितना सारा है। तो आप निराश ना होकर समय को खराब कीजिए, आप एक प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए और धीरे धीरे रीस्टार्ट मार दीजिए। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बोलूंगा कि हर किसी ने एग्जाम देखिए ये जरूर ऑब्जर्व करा होगा कि उसके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये जो महीने आपको मिल गए 6 से 8 महीने, अगर आप इन पे काम नहीं करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक मॉक की प्रैक्टिस, जो कि बहुत टाइम की वजह से लोग 30 मॉक कर रहे हैं, 40 मॉक कर रहे हैं, और एक बंदा जो 100 मॉक कर रहा है, उसकी रिवीजन भी कर रहे हैं।
तो मॉक प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, एक्यूरेसी, और उससे भी इम्पोर्टेंट है सिली मिस्टेक। ये जो सिली मिस्टेक हो गई है ना, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन गलत होने पे 4 नंबर सीधा नीचे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन गलत होने पे तो आप रेस से ही बाहर हैं। सिली मिस्टेक के आपके ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको सिली मिस्टेक के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। तो इस ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा पाथ मैंने बनाया है, इससे आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पक्का पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था कि आप अभी निराश ज़रूर होंगे, लेकिन आपको रीस्टार्ट करना चाहिए। रीस्टार्ट कीजिए, आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं। सीजीएल का एग्ज़ाम सबसे पहले है, और मैं कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगा 2025 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कैसे प्लानिंग करने हैं, कैसे वो सिली मिस्टेक्स को कम करनी है, कैसे और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, कैसे मॉक को इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे चैनल पे लेकर आऊँगा। इवन मैं अपने शेड्यूल को भी आपको शेयर करूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लोग ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे, बस आपको यहाँ से एक जंप लेनी है, और उस जंप लेने में मैं आपकी मदद करूँगा। मैं जल्दी ही कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस लाऊंगा सीजीएल 2025 के लिए, कैसे अपने स्कोर को और इम्प्रूव करें, कैसे वो मिनिमाइज करें उन सिली मिस्टेक को, कैसे लक फैक्टर को कम करें, क्या हम और बेस्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर लाऊंगा। तो चैनल पे जुड़े रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।